हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर के जो होती सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। उसके कुछ क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली हमें एक क्वेश्चन पेपर की तरह है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमें 20 मार्क्स की है एंड हमें टाइम 1 आवर की है। तो हम आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज की तारीख है 9 अप्रैल 2022। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सेक्शन ए में हमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है। सेक्शन ए में हमें टोटली 4 क्वेश्चन है जिसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि वो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन है कि द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल व्हिच वर्टिसेस आर 4 -3 -9 7 एंड 8 8 दे रखा है। तो इसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है, अगर मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसके कुछ वर्टिसेस इस तरह से हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो उसके सेंट्रोइड क्या हो जाते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है जी, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसको यूज करते हुए हम बनाएंगे तो इसमें आपका हो जाएगा एक्स वाई, जो मान लेते हैं अगर सेंट्रोइड जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 -9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 एंड क्या हो जाएगा -3 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे 1 एंड 4। तो आपके ऑप्शन बी करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बी 1 एंड 4 ऑप्शन दे रखा है, ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको बनाने के लिए आपको पेन चलाने की, पेन पेपर की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपका भारवेली बन जाएगा अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो तो। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, विदिन 30 सेकंड बन जाना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे हैं उन्होंने, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन से 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के। मान लेते हैं ये कुछ ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के, और उसमें उन्होंने के अब बोले हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ के कोई नंबर होगी जो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रखा होगा। तो फिर इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हमें पता होता है कि अगर n क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं उसमें अगर कोई नंबर के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी डिटर्मिनेंट, अगर ऐसे के ए की डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो होती है के टू द पावर n a। तो ये यानी कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो ये इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, के टू द पावर क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए ये कैसे होता है, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 1 0 0 0 1 0। क्योंकि मैंने ये एग्जांपल लेने का मकसद ये है कि इसका हमें डिटर्मिनेंट सबको पता रहता है। इसका डिटर्मिनेंट कितना होता है, जो मान लेते हैं ये इक्वल टू ए मैट्रिक्स है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा एंड ये आपका 3 क्रॉस 3 हुई मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे कोई भी आप के मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आप कोई भी के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए 2 ले लेते हैं या तो के ही ले लेते हैं, चलिए के ए। तो के ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे के 0 0 0 के 0 0 0 के। अब इसमें क्या हो जाएंगे, इसका जब डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे के इंटू ए, तो ये आपका डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में आ जाएगी, यानी कि के 0 0 0 के 0 0 0 के। अब देखिए मैट्रिक्स में क्या होती है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी आप स्केलर मल्टीपल कीजिए, यहाँ पे कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो वो उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है। लेकिन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये है कि वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होती है। इस तरह से कॉमन भी हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही ले सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से पहला रो से हमें के कॉमन आती है, दूसरा रो से भी के कॉमन आएगी एंड तीसरा रो से भी के कॉमन आएगी, यानी टोटली आपका क्या कॉमन आ जाएगा, टोटल आपका के क्यू यहाँ से कॉमन आ सकता है। एंड ये आपका 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 टाइप के बन जाएंगे, यानी कि आपके के क्यू इंटू 1 हो गई। और ये आपका 1 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यानी कि आपका के क्यू एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाती है। तो ठीक है, ये आप इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर जिनको पता नहीं है वो थोड़ा सा टाइम लगेंगे
और जो इसको प्रैक्टिस कर रखे हैं तो उनके लिए ये विदिन 10 सेकंड की क्वेश्चन है के क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मतलब जो कि ये क्वेश्चन किसको कंटेंट करती है, ये आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दोनों की प्रॉपर्टी को लेके बना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान दीजिएगा, नॉट पे उन्होंने बोल्ड अक्षर में लिख रखे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि क्वेश्चन कितना बढ़िया से दे रखे हैं कि नॉट को उन्होंने बोल्ड कर रखा है, आपके से छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। गलती से भी इसको अच्छे से पढ़िएगा, सही नहीं है, हमें सही टिक नहीं करना है, हमें गलत टिक करना है। तो यहाँ पे log 16 log 6 to 5 बेस 16 दे रखा है इक्वल टू log 5 बेस 2 दे रखा है। तो हमें एक फॉर्मूला आपको याद है, अगर हमने ये पढ़ रखा था, log अगर यहाँ पे मान लीजिए x टू द पावर n और बेस में a टू द पावर n रहा हो तो ये आपका हो जाता है log x बेस a हो जाती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें जो log 16 दे रखा है, क्या हम उसको लिख सकते हैं बताइए। log जो 6 to 5 दे रखा है उसको हम लिख सकते हैं क्या 5 टू द पावर 4, एंड जो 16 बेस में दे रखा है उसको लिख सकते हैं क्या 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे हमने देख रखा था प्रॉपर्टी में n बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी 4 बराबर है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि log 5 बेस 2, यानी कि ये आपके स्टेटमेंट सही हैं। तो ये हमारे ट्रू, मतलब इसको टिक नहीं करना है। अब हमें ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी पे उन्होंने क्या दे रखे हैं, ऑप्शन बी को हम देखते हैं एक बार। ऑप्शन बी में उन्होंने देख रखे हैं कि log a बेस बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ log b बेस सी इंटू log c बेस a, ये दे रखे हैं इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए बी सी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, log, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं क्या, log a डिवाइडेड बाय log b, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा था, क्रॉस log b डिवाइडेड बाय log c क्रॉस log c डिवाइडेड बाय log a। ये देखिए सारे आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से log a कैंसिल आउट होती है, log c एंड log c कैंसिल आउट होती है, log b एंड log b कैंसिल आउट होती है, यानी कि ये आपका 1 हो जाती है। यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है ये भी सही है, हमें नॉट ट्रू जो सही नहीं है उसको टिक करना है। अब हम आते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी पे हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें थोड़ा सा जल्दी से करना है, क्योंकि ये चीज़ हमें मल्टीपल चॉइस में दे रखे हैं, हमें सॉल्व करने की उतनी टाइम वक्त नहीं मिलेगा हमें। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि x इक्वल टू 2 और 3, किसी एक को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि और लगा है, एंड नहीं, एंड होती तो हम क्या करते, दोनों को चेक करते, और यानी कि या तो 2 होगी या तो 3 होगी, किसी एक को भी हम चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं x की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं। ऑप्शन सी पे आते हैं, x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो क्या है x² माइनस 5x प्लस 11, तो 2 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 11, ये कितने आ जाते हैं 4 माइनस 10 प्लस 11, तो ये आपका 15 माइनस 10 यानी कि 5 आ जाते हैं। और यहाँ यानी कि आपका क्या बन गया, ये log 5 बेस 5, हम जानते हैं कि log इस टाइप से अगर है log a बेस a तो ये आपकी 1 हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है आपके 1 हो जाती है, तो इस हिसाब से ये भी आपके सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, नॉन ट्रू, नॉट ट्रू जो है क्या है ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दी, जब वो यानी कि ऊपर के सारे सही हैं तो हमारे सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखे हैं उन्होंने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, उसमें क्या दे रखे हैं उन्होंने कि इसमें देखिए उसमें नॉट ट्रू था, इसमें ट्रू, कौन सा सही है उसको हमें टिक करना है। क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, पहले उन्होंने दे रखे हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम जानते हैं, तो ईच नॉट ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उन्होंने यहाँ पे नॉट दे रखे हैं, ये बोल रखे हैं कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होंगे, क्या ये उन्होंने सही बता रखे हैं। हम जानते हैं ऐसे मैट्रिक्स जिसके आपार में मैट्रिक्स पड़ा हो, अपर ट्रायंगल में मैट्रिक्स पड़ा हो, नीचे के सारे आपके जीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पहली बात तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं कि वो स्केलर होती है, और स्केलर मैट्रिक्स हम जानते हैं डायगोनल होती है, और डायगोनल मैट्रिक्स आपके अपर ट्रायंगुलर भी होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर भी होते हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्लास में आपका डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो हमने इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसके अगर अगर अपार वाले जगह को ढक दें, अगर अपार वाले जगह को, ये वाले जगह को हमने ढक दें तो बाकी सारे जगह पे आपके जीरो आते हैं, यानी कि ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने गलत दे रखा है, हमें इसको टिक नहीं करना है। ठीक है, तो और एक चीज़ यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दे रखे हैं, ऑप्शन बी का देखिए, ऑप्शन बी में उन्होंने क्या दे रखे हैं, बड़ी सावधानी से करना है इसको, log x बेस a की होल पावर n दे रखे हैं
इतना इक्वल टू लिखे हैं n log x बेस a। क्या ये सही है? ये सही नहीं होती है। सही क्या है? तो फिर log x टू द पावर n बेस a इक्वल टू होती है n log x बेस a। ये होल की पावर में n है, यानी कि ये सही नहीं है हमारा, तो ये भी गलत है। हमें सही टिक करना है। ऑप्शन सी को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इससे भी थोड़ा सा आसान हमें दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको कैलकुलेशन नहीं करना चाहेंगे। ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी में आते हैं कि इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, जिसके डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें देख सकते हैं कि क्या दे रखे हैं, 2 5 1 3। जल्दी से इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, 6 - 5, तो ये आपके आ जाएंगे 1। तो हमें चाहिए था 0, 0 होती है तो सिंगुलर होती है, 1 आ गया, यानी कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये सिंगुलर नहीं है। जल्दी से हमें क्या करना है, यानी कि ए बी डी हमें टिक नहीं करना है, तो ऑप्शन सी ही बचते हैं। इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन सी हमारा टिक हो जाएंगे। अगर आप कैलकुलेशन करते भी हैं तो ये क्या हो जाएंगे, log 9 है, यानी कि log 9 के पावर हाफ हो जाएंगे, ठीक है, प्लस log 27 के पावर 1/3 हो जाएंगे। तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आ जाएगा आपका log 3 प्लस log 3 आ जाएगा। और log m प्लस log n क्या हो जाती है, log m इंटू n, यानी कि log 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, यानी कि ये log 9 हो गई। यानी कि जो हमें राइट हैंड साइड में दे रखा है वो सही है। तो इस हिसाब से भी अगर सी को कैलकुलेट कर लिए तो हमें डी के में जाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने डी को कैलकुलेशन कर लिया तो सी को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए थी, तब जाके हम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी जो दे रखा है इसके बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि आपको अगर ध्यान नहीं है तो फिर आप इसको गलत करके बैठेंगे, हमें इससे सावधान रहना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे रखे हैं, सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। ये नहीं जी, और एक क्वेश्चन छूट गई। हाँ, 4th नंबर क्वेश्चन में था, 5 में आते हैं। इस 5 में सेक्शन बी चालू हो गई, यानी कि ये हमें ले रखे हैं आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, यानी कि इसमें मुझे लगता है कि 4 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। हमने इसमें 5 क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा 5 क्वेश्चन है। 5 में से हमें कितना करना है, 4 क्वेश्चन है, और ये आपके सब्जेक्टिव टाइप के हैं, यानी कि हमें ये लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यहाँ पे क्या दे रखे हैं, रिजल्व इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, हमें पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो ये क्वेश्चन जो दे रखा है ये हमें पहले देख लेना है कि इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है। हम देख सकते हैं कि ऊपर में जो पॉलिनॉमियल फंक्शन है उसकी डिग्री 2 है, एंड नीचे वाले की डिग्री 3 है, यानी कि ये क्या बन जाती है, ये प्रॉपर बन जाती है। तो अगर इम्प्रॉपर होता तो हमें प्रॉपर बनाने की जरूरत थी, लेकिन ये प्रॉपर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे हम सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, x² माइनस 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको क्या हम इस तरह से लिख नहीं सकते, x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू x² माइनस 4 जो है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो यानी कि ये आपके किस फॉर्म में आ गई, ये आपकी आ गई x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 की होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ये इस फॉर्म में आ गई। यानी कि ये आपके क्या हुआ बन गई, ये आपका देखिए बन गया, एक है एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर है, यानी कि रिपीटेड लीनियर हो गया, रिपीटेड लीनियर वाले के फॉर्मेट में आ गई। तो इसको हम इस तरह से क्या तोड़ सकते हैं, इसको देखिए हम कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं, x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो x प्लस 2 को पहले ले लेते हैं, क्योंकि ये नॉन रिपीटेड है, और इसको आप कोई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके आंसर बराबर ही आएंगे। इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस, देखिए ये रिपीटेड है तो हमने इस तरह से हमने लिखना सीखा था इसको, x माइनस 2 की होल स्क्वायर। तो इसको हमने कुछ इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, अब इसको एलसीएम ले लेना है, यानी कि राइट हैंड को हमें जोड़ देना है। तो x² प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ x माइनस 2 के होल स्क्वायर। तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएंगे, इधर हमें एडिशन कर लेना है, ऐड कर लेना है, तो इसके एलसीएम आ जाएंगे कुछ इस तरह से, क्या हो जाएंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे a इंटू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और क्या हो जाएंगे c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे
x+2 कुछ इस तरह से बन जाएंगे। क्या देखिए हमने सही लिखा है, x-2 के होल स्क्वायर, ए के साथ बी के साथ x-2 इंटू x+2 एंड सी के साथ x+2। इससे हमें क्या हो जाएंगे, यहाँ पर नीचे के जो हैं ये जो हमने एलसीएम लेके बनाया था ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचते हैं, हमारे पास देखिए ये बच जाते हैं, हमारे पास क्या बच जाएंगे जी, हमारे पास कुछ इस तरह से बच जाएंगे, x² प्लस एक्स लेफ्ट हैंड से x² प्लस एक्स प्लस 1 बच जाएंगे, और राइट हैंड में हमें क्या बचेंगे x, इसको जो स्क्वायर होल स्क्वायर है उसको खोल लेंगे तो ये आपके बचेंगे x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस b इंटू x² माइनस 4 हो जाएंगे, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, प्लस इसको हम अभी ओपन कर लेते हैं cx प्लस 2c। तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आपके आ जाएंगे x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हमें यहाँ पे बन जाएंगे a प्लस बी, अगर x² वाले को एक जगह ले लें a प्लस बी x² प्लस -4 a प्लस सी, ये x वाले को हम एक जगह ले लेते हैं और कांस्टेंट आर को हम एक जगह ले लेते हैं 4a माइनस 4b प्लस 2c, ये आपके कांस्टेंट टर्म एक जगह हो गए। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ से कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं x² x एंड कांस्टेंट टर्म के। तो फिर क्या हो जाएंगे, हमें यहाँ पर हमें लिखना होगा इस तरह से कुछ आप लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिखिए, लिखिए सही है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग किसके कोफिशिएंट इक्वेट करना है, ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म को भी हमें इक्वेट कर लेना है, कांस्टेंट टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड। आप चाहें तो ऊपर वाले इक्वेशन को कुछ नाम भी दे सकते हैं, इक्वेशन 2 वगैरह कुछ दे सकते हैं, हमने नहीं दिया है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन साइड्स फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा देखिए x² के करेंगे तो लेफ्ट हैंड से हमें 1 मिलेगा, राइट हैंड से हमें मिलेगा a प्लस बी, ये आपके x² के करेंगे तो मिलेगा, x के करेंगे तो क्या मिलेगा, x के करेंगे तो मिलेगा लेफ्ट हैंड से 1 इक्वल टू राइट हैंड से मिल जाएगा -4a प्लस सी, एंड कॉन्स्टेंट टर्म के करेंगे तो मिल जाएगा लेफ्ट हैंड से 1 इक्वल टू राइट हैंड से 4a माइनस 4b प्लस 2c, ये हमें मिल जाएंगे। अब हमें यहाँ पे इसको कुछ इक्वेशन का नाम दे देते हैं ताकि हमें आसानी हो, ये 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं एंड इसको 4 दे देते हैं। अब यहाँ से फ्रॉम टू से देखिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 2 से हम कर सकते हैं क्या, b इक्वल टू 1 माइनस a, एंड फ्रॉम 3 से कर सकते हैं क्या, c को भी हम a के टर्म में बना लेंगे, फ्रॉम c कर सकते हैं क्या आपका c इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1 प्लस 4a बन जाएंगे, यानी कि दोनों को हमने एक टर्म में बना लिया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 4a माइनस 4 1 माइनस a माइनस 4 1 माइनस a हो जाएगा, एंड प्लस आपका c के जगह पे 1 प्लस 4a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखिए 1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके 4a माइनस 4a माइनस 4a माइनस 4 प्लस 4a प्लस 2 प्लस 8a, तो यानी कि कुछ आपके इस तरह से आ रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस 4 कॉन्स्टेंट टर्म को ले लेते हैं इधर डिजिट वाले को, -2 इक्वल टू यहाँ पे आपके 4 4 एंड 8 हैं, यानी कि 16a हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके क्या निकल के आ जाते हैं, यहाँ से आपके निकल के आ जाते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आपके आ जाते हैं a इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएंगे a के वैल्यू। तो अब b के वैल्यू क्या हो जाएंगे, b 1 माइनस a हैं, यानी कि 1 माइनस 3/16, तो ये आपके कितने आ जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे 13/16, देखिए 16 माइनस 3 13/16, एंड c इक्वल टू आपके क्या हो जाएंगे 1 प्लस 4a, ये आपके क्या हो जाएंगे 1 प्लस 4 इंटू 3/16, तो यानी कि 3/16, ये क्या हो जाएंगे आपके c इक्वल टू कुछ आ जाएंगे 7/4 आ जाएंगे, 4 4 कैंसिल आउट होंगे, यहाँ से देखिए 7/4 आ जाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन इन सबको हमें क्या कर देना है, हमें आगे लेके पुट कर लेना है। हमें क्या कर लेना है इन सबको,
इन सबको हमें पुट कर लेना है ए बी सी की जगह पे, जो हमने इक्वेशन 1 दे रखा था। तो इक्वेशन 1 में हम इन सबको पुट कर लेते हैं। कहाँ पे पुट कर लेंगे, यहाँ पे आपके बन जाएंगे इस तरह से। अगर हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन वन इक्वेशन में हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या था जी, एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, कुछ इस तरह से था हमारे पास। ये हमें मिल जाएंगे, ए के वैल्यू हैं 3/16 डिवाइडेड बाय क्या कर रखा था हमने, एक्स प्लस 2 प्लस बी के वैल्यू कितने हैं 13/16 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ पे क्या है आपके 7/4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपके सारे जगह से क्या कॉमन आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। क्या हम 16 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से भी आप बना सकते हैं 1/16 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, यहाँ पे हो जाएंगे 13 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, और यहाँ पे आपके हो जाएंगे 28 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे अगर छोड़े हैं तो भी सही है आपके आंसर। तो हमारे आंसर कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल, यानी कि हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या उस फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दे रखे हैं, नहीं तो हमें इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना लेना है। तो यानी कि हमें दोबारा लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रीराइटिंग द इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लिख सकते हैं इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -2 लिखेंगे, क्योंकि हमें कौन सी फॉर्मेट में ले आना है, हमें इस फॉर्मेट में ले आना है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। इस तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। कुछ इस फॉर्मेट में हमें ले आना है। अब हमें यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू -6, ये आपका हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको क्रैमर रूल्स के माध्यम से सॉल्व करना है। तो क्रैमर रूल्स में हम करते क्या थे, पहले हमें डी लेते थे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, इसमें हमें क्या करना है, डी इक्वल टू सारे के कोफिशिएंट्स को, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को कॉलम वाइज लिख लेना है। तो यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, 1 2 1, एंड वाई के कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, 1 1 1, एंड जेड के कोफिशिएंट क्या क्या हैं, 1 -2 -3। एक बार के लिए देख लीजिए क्या मैंने सही लिखा है, 1 1 1 2 -1 -2 एंड 1 1 -3। अब इसके आपके डिटर्मिनेंट क्या हो जाएंगे, इसके डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से आ जाएंगे। इसके डिटर्मिनेंट हमें निकाल लेना है, क्या आ जाएंगे, देखिए हमें पहला रो के अलोंग अगर इसको एक्सपांड करें तो 1 यहाँ पे -3 आ जाएगी। इसको कैंसिल से करेंगे तो आपके क्या बच जाएंगे, आपके कुछ इतना बच जाएंगे, -3 -3 प्लस 2 -3 प्लस 2 -1 -6 प्लस 2 प्लस 1 2 -1, यानी कि ये आपके इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि ये आपके कितने बन गए, ये आपके 4 बन गए, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 4 आ गया। ध्यान देने वाली बात है कि ये नॉन जीरो आया है, यानी कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये नॉन जीरो आना जरूरी था, हमने पढ़ रखा था इसको। अब हमें क्या कर लेना है, dx इक्वल टू में हमें क्या कर लेना है, x के कोफिशिएंट की जगह पे हमें d1 d2 d3 की वैल्यू पुट कर लेना है। यानी कि हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 -2 -6 1 1 1 1 -2 -3, ये हो जाएंगे। इसके हमें डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। इसके डिटर्मिनेंट देखिए हम इसको भी पहले को रो के अलोंग एक्सपांड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 -3 प्लस 2 -1
-1 इंटू क्या हो जाएगा 6 - 12 एंड +1 इक्वल टू हो जाएगा आपके -2 + 6। कुछ इस तरह से आ जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ पे आपके क्या बन जाएंगे ये आपके आ जाएंगे -6 + 6 -6 + 6 + 4 आ जाएंगे। तो यानी कि ये आपके कुल मिला के 4 आ गए इसके आंसर। अब हमें निकालना है dy क्या करना है, y के कोफिशिएंट की जगह हमें d1 d2 d3 लगा देना है। तो यानी कि ये आपके बन जाएंगे 1 2 1, बाकी रिमेनिंग आपके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको वैसे रखना है। तो 6 - 2 - 6 एंड 1 - 2 - 3 1 1 - 2 -3 इतने हो जाएंगे। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, ये देखिएगा 1, इसको भी हमें उसी के हिसाब से एक्सपेंड करना है। तो ये हो जाएगा 6 - 12 -6 -6 +2 +1 -12 +2 कुछ इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 + 24 -10 = 8 इतना आ जाएंगे। अब हमें डी निकाल लिया, dx निकाल लिया एंड dy भी निकाल लिया। अब हमें z के अलॉन्ग निकालना है dz। तो आपके dz कितने आ जाएंगे, dz कुछ इस तरह से इतने आ जाएंगे। एक बार के लिए ज़रा देखिए, dz कुछ इतने आ जाएंगे 1 1 2 1 1 1 1 एंड कितने हो जाएंगे यहाँ पे -6 -2 -6। ठीक है, इसके हमें डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -6 +2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 -2 +2 एंड +6 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 1। तो ये आपके कितने आ जाते हैं, देखिए -4, ये आपके -4 आ जाएंगे। माइनस दोबारा हम एक ही बार लिख रहे हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 + 10 + 6 यानी कि ये आपके आ जाएंगे 12 16 - 4। ठीक है, ये आपके कितने आ जाएंगे, ये आपके 12 आ जाएंगे। यानी कि अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पता है x इक्वल टू क्या हो जाती है, x इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई d, यानी कि आपके 4/4 1 आ जाएंगे एंड y इक्वल टू क्या हो जाते हैं dy डिवाइडेड बाई d, यानी कि ये क्या हो जाएंगे आपके 8/4 यानी कि 2 हो जाएगी एंड z क्या हो जाएगी, z हो जाएगी आपके dz डिवाइडेड बाई d, यानी कि ये कितने हो जाएंगे 12/4 = 3। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना था, 3 डिटर्मिनेंट निकालने थे और बस सॉल्व कर लेना था। अब सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगी आपकी 1 2 3, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है वो हमें देख लेते हैं थोड़ी सी। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है, क्वेश्चन नंबर 7। इसके 2 पार्ट दे रखे हैं उन्होंने, ए पार्ट एंड बी पार्ट दे रखे हैं। हर एक पार्ट के आपके 2-2 मार्क्स हैं। तो ए पार्ट में क्या दे रखे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5 - 3 एंड 6 1 इज 5 यूनिट्स इतना दे रखे हैं। कोई ए पॉइंट्स है, मान लेते हैं एक पॉइंट्स आपके 5 - 3 हैं एंड दूसरे पॉइंट्स आपके क्या हैं x एंड 1 है। इन दोनों के इसको b मान लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपके कितने हैं 5 यूनिट्स हैं। कितना है जी, यानी कि ए बी की लंबाई आपकी कितनी है 5 यूनिट्स है। हमें x की वैल्यू निकालना है तो हमें डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज करना होगा। जैसे कि हम जानते हैं तो इसको हम लिख लेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके वैल्यू पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना है जी x एंड 1 दे रखा है ना, ये आपके x एंड 1 दे रखे हैं बी पॉइंट्स। ठीक है, x एंड 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे x माइनस 5 के होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस और -3 यानी कि +3 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी की वैल्यू 5 दे रखा है, आप इसको अभी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी x² - 10x + 25
प्लस 25 प्लस 16 हो जाएंगे, प्लस 16 हो जाएंगे 4 के स्क्वायर। तो यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे उसको अगर स्क्वायर रूट को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41। तो यानी कि ये टोटल क्या बन जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 माइनस 25 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे जी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब क्या हम ये आपका क्या बन गया क्वाड्रेटिक इन x बन गया, क्या बन गया जी, देख सकते हैं ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इन x। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरह से सॉल्व करें, यहाँ पे आप मिडिल फैक्टराइज भी कर सकते हैं या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x इक्वल टू जो होती है x इक्वल टू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इस हिसाब से भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 की स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 4ac। तो 4 इंटू ए आपकी 1 है एंड c आपके 16 है यानी कि 64 हो जाएंगे डिवाइडेड बाई 2a। ए की वैल्यू 1 है तो डिवाइडेड बाई 2 यानी कि आपके x कितने आ जाएंगे 10 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जा रहे हैं। यानी कि आपके x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 8 और 2 हमारे आंसर आ गए। बस इतना ही करना था हमें, 2 मार्क्स मिल गई। अब आते हैं इसके बी पार्ट में, इसके बी पार्ट में 7th के बी पार्ट में ये भी आपके 2 मार्क्स के दे रखे हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। इफ ए इक्वल टू कुछ ए दे रखे हैं, एक मैट्रिक्स दे रखे हैं ए इक्वल टू जिसके रो कुछ इस तरह से है 6 9 एंड दूसरा रो कुछ इस तरह से है -4 -6। तो हमें क्या देखना है कि ए स्क्वायर इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है जो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 0 हों, उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमें ए स्क्वायर करना है, यानी कि क्या करना है ए इंटू ए करना है। ए की वैल्यू कितना है 6 9 -4 -6 ये है हमारे पास। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 9 -4 -6, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास देखिए ना, इसको हमें पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36 -36। इस तरह से पहला रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके 54 -54 देखिए हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या करेंगे आप दूसरा रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके -24 + 24 एंड दूसरा रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -36 + 36। ये कुछ इस तरह से आपके आ रहे हैं, यानी कि ये आपके क्या हो गए देखिए ना 0 0 0 0 फॉर्म के बन गए, यानी कि हमें नल मैट्रिक्स मिल गई। यानी कि हमें यहाँ पे बस इतना ही करना था, बस प्रूव हो गई ये तो 2 मार्क के क्वेश्चन काफ़ी छोटे हो गए जी, बढ़िया आसान सा क्वेश्चन था। बस हमें यहाँ पे क्या था उन्होंने तो क्या चेक करने के लिए यहाँ पे दिए होंगे, क्या हमें नल मैट्रिक्स पता है, क्या हमें नल मैट्रिक्स के बारे में पता है, क्या हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है, बस इतना ही चेक करने के लिए यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। अदरवाइज ये तो बहुत छोटी क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, जैसे भी उन्होंने सेट किया है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमें मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, क्या मिलता है जी एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यार ये कुछ 3x3 के स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखे हैं, हमें क्या करना है ये मैट्रिक्स को इस तरह से एक्सप्रेस करना है, जोड़ के मतलब सम के रूप में इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि एक मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक बन जाए एंड दूसरा मैट्रिक्स हमें स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाए। तो हमें उसके लिए पता है कि क्या होती है ए, पहले ए को हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए इक्वल टू क्या होती है हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज ये होती है, जिसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका सिमेट्रिक होता है एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका इसको सिमेट्रिक होता है। तो इस हिसाब से हमें क्या कर लेना है, पहले गिवन ए इक्वल टू उतना दे रखा है, हमें ए ट्रांसपोज निकाल लेना है। ए ट्रांसपोज आपके क्या निकल जाएंगे, रो को कॉलम में बनाना है एंड कॉलम को रो में बनाना है। तो यानी कि 4 2 -3 एंड 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1 3 -6 एंड -5 0 -7 ये हो जाएंगे आपके एडेस। अब हमें क्या करना है ए प्लस एडेस कर लेना है, क्या कर लेना है
ए प्लस ए डैश यानी कि ए ट्रांसपोज कर लेना है। कितने हो जाएंगे यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि आप दोनों को जोड़ लीजिए 4 2 -3 1 3 -6 -5 0 -7। इसको आप किससे जोड़िएगा ए ट्रांसपोज से। ए ट्रांसपोज आपके कितने आ गए हैं 1 4 -5 2 3 0 -3 -6 -7, इससे जोड़ना है। क्या आ जाएंगे, जो आ जाएंगे उसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं एडिशन करके। तो यहाँ पे आपके कितने आ जाते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आपको मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं 8 3 -8 3 6 -6 एंड मिल जाते हैं -8 -6 -14, इतने आपको मिल जाएंगे। अब हमें क्या कर लेना है ए माइनस ए ट्रांसपोज भी निकालना है। क्या करना है जी, क्या करना है हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज आपके आ जाएंगे 4 2 -3, जो ए की वैल्यू है उसको लिख लेंगे ए 3 -6 -5 0 -7, इसको लिख लेंगे एंड माइनस करेंगे ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपके क्या हैं 4 1 -5 2 3 0 एंड -3 -6 -7, यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज आपके कितने आ जाएंगे 0 1 2 -1 0 -6 आ जाएंगे एंड यहाँ पे क्या आ जाएंगे -2, क्योंकि -5 -3 यानी कि -5 +3 यानी कि -2 हो जाएंगे। यहाँ पे आपके 6 आ जाएंगे एंड यहाँ पे 0 आ जाएंगे। तो आपके ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज आपको मिल गए। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्योंकि हमें पता है वी नो दैट हमें क्या पता है जी ए इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, जिसमें तो हमें इसको क्या कर लेना है हाफ कर लेना है। इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज को ए 8 3 -8 3 6 -6 -8 -6 -14, ठीक है, इसको हमें हाफ कर लेना है प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज कितने आए हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे आए हैं 0 1 -0 1 2 आया है ना जी 0 1 2 -1 0 -6 -2 6 0, कुछ इतने आए हैं हमारे ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब बस इसको जोड़ना नहीं है, हाफ को बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके यहाँ पे हो जाएंगे 4 3/2 -4 3/2 3 -3 -4 -3 एंड -7। हम देख सकते हैं कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया है। प्लस यहाँ पे हमें हाफ को मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या हो जाएगा ये 0 हाफ 1 माइनस हाफ 0 -3 -1 एंड यहाँ पे 3 एंड 0, कुछ इस तरह से हमें ये बन के आ गया। ये देखिए आपका इसको सिमेट्रिक बन गया बस, यानी कि ये हमारा हो गया सिमेट्रिक एंड ये वाला हो गया हमारा इसको सिमेट्रिक। तो इस तरह से हमारा ये भी इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने 4 क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। तो 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जिन्होंने 5वां क्वेश्चन बनाए होंगे कोई दूसरा क्वेश्चन उन्होंने छोड़ रखे होंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्या दे रखे हैं, अच्छा इन्होंने दे रखे हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव एन एग्जाम्पल। हमें उसका डेफिनेशन भी लिखना है और क्या करना है साथ में एक एग्जाम्पल भी देते चलना है। पहला क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं कॉमन लॉगरिथम। ये आपके 1-1 मार्क्स के हैं, ये आपके 1-1 मार्क्स के हैं। ये इस मोटिव से शायद दिया गया होगा कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बना पाए हैं किसी रीजन से भी, तो उनको अगर डेफिनेशन आती है तो उनको कुछ पार्शियली मार्क मिल जाएंगे, ये अच्छी बात है। तो द सिस्टम ऑफ क्या दे रखे हैं यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम का हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन होती है जी,
कॉमन लॉगरिथम हम जानते हैं जिसके बेस 10 होते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, द सिस्टम, क्या लिख लेंगे जी, द सिस्टम ऑफ कॉमन लॉगरिथम, द सिस्टम ऑफ कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, द सिस्टम ऑफ कॉमन लॉगरिथम हैज 10 एज इट बेस। 10 क्या रहेगा इसके बेस के रूप में रहेगा, एज इट्स बेस। ऐसे लॉगरिथम जिसमें आपका 10 उसके बेस के रूप में हो, तो ऐसे को बोलते हैं हम कॉमन लॉगरिथम। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स क्या लिख सकते हैं, द बेस 10 logarithms इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। दोनों में से कोई भी लिखिए, इज कॉल्ड, दोनों भी लिखें तो भी सही है, कॉमन लॉगरिथम। ये तो हमारे आधा क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमें और क्या करना है, इसके एग्जाम्पल भी देना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से दे देते हैं, मान लीजिए log 100 बेस 10, कुछ भी दे दीजिए, बस बेस 10 लगा दीजिए, log 10 बेस 10, बस 2 ही दे देते हैं, काफ़ी हैं, etc etc, बस 2 दे दिए और इत्यादि कर दिए, बस इतना ही हो गया हमारा। ये हो गया हमारा एक डेफिनेशन, हमने कंप्लीट कर लिया, हमें मिल गया 1 मार्क। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या उन्होंने दे रखे हैं, नेक्स्ट दे रखे हैं डिवाइजर्स, ये आपके सी नंबर दिख रहे हैं, यानी कि बी हमारा छूट गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हमें लिखना है। हमने अभी पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा, पार्शियल फ्रैक्शन उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, उन्हीं से ही ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो वहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आती है, तो उसका डेफिनेशन हमें क्या लिख लेना है, इफ द डिग्री ऑफ, हमें पता है इफ, क्या हम जानते हैं इसके, इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है, इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px, दैट इज का मतलब ये क्या है, px क्या है, न्यूमरेटर है। इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में कर सकते हैं, दैट इज न्यूमरेटर, दैट इज न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए, इक्वल टू that of the polynomial, that of the polynomial, that of the polynomial qx, qx क्या है इसमें, इसको हमें डिफाइन कर देते हैं, that is denominator, that is denominator, इससे यानी कि डिनोमिनेटर की पोलिनोमियल की जो डिग्री है उससे बड़ी होनी चाहिए न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे उसको, देन द रेशनल फ्रैक्शन, देन द रेशियोनल फ्रैक्शन, देन द रेशनल फ्रैक्शन कैसे बन जाएंगे ये, px डिवाइडेड बाय qx, px डिवाइडेड बाय qx इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये कहलाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखिए x² + 1 डिवाइडेड बाय, अगर x² - 1 कर दें तो ये भी आपके इम्प्रॉपर हो गए कि दोनों डिग्री बराबर हैं। अगर बड़ा करना चाहें तो x³ डिवाइडेड बाय कर लीजिए x² - 1, बस इतने ही एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, हो गए। अब हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं डिवाइजर्स ऑफ जीरो, क्या दे रखे हैं जी,
डिवाइजर्स ऑफ जीरो इन मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स में डिवाइजर्स ऑफ जीरो क्या होती है, यानी कि हम जानते हैं ऐसे दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें और हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, यानी कि नल मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं उन मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डिवाइजर्स ऑफ जीरो। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस, आर लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्सेस। कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, टू मैट्रिक्सेस, या तो टू नॉन जीरो मैट्रिक्सेस हमें लिखना सही रहेगा, क्योंकि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो ही जाएगा। लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो मैट्रिक्सेस, यही टर्म हमें चाहिए, टू नॉन जीरो मैट्रिक्सेस। ये टर्म नहीं लिखेंगे तो आपके आंसर कट जाएंगे। लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो मैट्रिक्सेस, ऐसे तो अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्सेस हैं, कैसे, सच दैट ए और बी दो नॉन जीरो मैट्रिक्सेस हैं, किस टाइप के, सच दैट अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें जीरो मिलेगा। दैट इज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज नल मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा जी, दैट इज नल मैट्रिक्स, ये हमें मिल जाएगा, दैट इज नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो आपको ये क्या कहलाएंगे, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिवाइजर्स ऑफ जीरो, देन ए एंड बी आर कॉल्ड क्या कहलाएंगे जी, डिवाइजर्स ऑफ जीरो, डिवाइजर्स ऑफ जीरो, ये जीरो के डिवाइजर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम दे सकते हैं, थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपने पढ़ रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए इक्वल टू 4 टू 8 4 एंड बी इक्वल टू हम ले सकते हैं 2 6 -4 -12। थोड़ा सा इसमें हमें लेंदी होगा, थोड़ा सा 1 मार्क्स के हिसाब से ये थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि आपको ए बी के मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाना है, ए बी के मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखाना है। तो मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह से करके इसको दिखा दीजिएगा कि ए इंटू बी 2 6 -4 -12 इक्वल टू, देखिएगा आपके ये क्या हो जाएंगे, नल मैट्रिक्स आ जाएंगे, 0 0 0 0 आ जाएंगे, यानी कि ये नल मैट्रिक्स हो गई। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यार, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0 बट ए बी इक्वल टू 0, बट ए बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ए एंड बी आर क्या हो जाएंगे, ये डिवाइजर्स ऑफ जीरो कहलाएंगे। ठीक है, चूँकि ये डिप्लोमा के क्वेश्चंस थे तो मैंने जहाँ तक इसको यूटिलाइज किया, जहाँ तक इसको देखा, ये आपके निराली पब्लिकेशन से ही सारे क्वेश्चन थे, और वो भी सारे क्या थे, उसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन दे रखे थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, जिन्होंने निराली पब्लिकेशन अगर ढंग से कर लिए होंगे तो फिर उनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने एक और क्वेश्चन हमारा दे रखे हैं, क्या था जी, एक और क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन बताने हैं और एक एग्जांपल भी देना है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसे मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमने ये भी पढ़ रखा था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, एंड ए डैश बी द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए डैश क्या है, ए डैश बी द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए डैश बी द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इफ इतना हो गया। अब ए के बारे में हमने बता दिया, अब हमें क्या करना है, इफ ए इंटू ए डैश इक्वल टू ए डैश इंटू ए इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है देन ए इज कॉल्ड क्या कहलाएगी वो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर आप सोच रहे हैं ऐसे मैट्रिक्स हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, तो बड़ी आसान सा इसमें एग्जांपल, आप किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को लिख दीजिए। हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही ले लेते हैं, क्या ये ऑर्थोगोनल नहीं है, इसका ट्रांसपोज भी वही आ जाएंगे, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएंगे, ये आपके आइडेंटिटी दे देंगे, तो ये आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ से हम ये एक आपका
एग्जाम्पल बन जाता है। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। कितने टाइम लगे जी? मुझे उम्मीद है कि ये 1 घंटे से कम ही लगे होंगे, 20 मार्क के क्वेश्चन थे। तो ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये सही लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे देखिए एक लाइक की बटन है, तो उसको आप प्रेस कर सकते हैं। एंड एक सब्सक्राइब का भी बटन है, वहाँ आप दबा, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। और अगर पसंद ना आया हो तो वहाँ एक डिसलाइक का बटन है, उसको भी आप कर सकते हैं क्लिक। और अगर कोई आपको डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जाके कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।